अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल कुद्दूस। मेरा आज का ये लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो पीपीएससी के थ्रू लेक्चरशिप के इम्तिहान में अपीयर होना चाहते हैं और टीचिंग जैसे नोबल प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं मुख्तसर सा अपना एक तारुफ पेश करना चाहूँगा। मैंने 2009 में पीपीएससी के थ्रू लेक्चर का इम्तिहान दिया। इस इम्तिहान को मैंने 5th पोजीशन के साथ पास किया और बतौर बायोलॉजी लेक्चरर, ज़ूलॉजी लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारोवाल को ज्वाइन किया। फिर 2015 में पीपीएससी के थ्रू ही डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी सेलेक्ट हुआ और थ्रू आउट पंजाब, पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। लेक्चर पे मैं 5वीं पोजीशन पे था। असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन में मैं फर्स्ट पोजीशन पे था। बॉटम से टॉप का ये सफ़र, 5वीं पोजीशन से पहली पोजीशन का ये सफ़र मैंने किस तरह से तय किया, मैंने किस तरह अपने सब्जेक्ट को तैयार किया, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन किस स्टाइल में की, किस मनज़्ज़म अंदाज में पढ़ा, वो सारी बातें मैं इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेक्चरशिप के इम्तिहान में सिलेक्शन के लिए 2 स्टेप होते हैं, 2 मरहले हैं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। अब इसमें जो रिटन टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। देखें, जब ये टेस्ट आप पास करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग में आएंगे, तो फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि रिटन टेस्ट में आपका स्कोर जितना बेहतरीन होगा, आपके मार्क्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा ब्राइट हैं। क्योंकि इंटरव्यू उस वक्त ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है जब 2 कैंडिडेट के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन है। वहाँ पे 19-20 का फ़र्क जहाँ पे निकालना हो सिलेक्शन बोर्ड ने, तो वहाँ पे फिर इंटरव्यू ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन मजमूई तौर पे ओवरऑल आपका रिटन टेस्ट ये बड़ा फैसला कौन साबित होता है कि लेक्चरशिप की मंजिल आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब रिटन टेस्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर होया जाए, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप अपना नॉलेज पूल उसको बढ़ाएं। नॉलेज पूल क्या है? उसमें एक तो आपका सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है, और ये वो बेसिक नॉलेज है जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान हासिल करते रहे हैं, कॉलेज की एजुकेशन में, फिर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में। ये आपका बेसिक नॉलेज है। क्या ये बेसिक नॉलेज काफ़ी है कि आप लेक्चरशिप जैसे टफ कंपटीशन में मुकाबला कर सकें, दूसरों को पीछे छोड़ जाएं, इस रेस में आगे बढ़ें? इसका जवाब है नहीं। ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने इस बेसिक नॉलेज को अपग्रेड करें, इस बेसिक नॉलेज में प्लस पॉइंट ऐड करें। अब बेसिक नॉलेज आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका पहला मेथड है रीडिंग। पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को खूब पढ़िए। फिर से ये सवाल आता है कि रीडिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? तो उसमें ये याद रखें कि लेक्चरर जो है, कॉलेज टीचर जो हैं, ये बुनियादी तौर पे एफएससी और बीएससी की टीचिंग के लिए हायर किए जाते हैं। और पंजाब में बड़े थोड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीएस ऑनर्स या एमएससी लेवल की तालीम भी दी जा रही है। इसका मतलब रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है बेसिक लेवल से। एफएससी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं या ए लेवल्स की जो बुक्स हैं उनको रीड करें, बल्कि पूरी तरह उनको खंगालिए। उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, जो उसमें स्टफ़ लिखा हुआ है, उसको पूरी तरह समझिए, अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद आप बीएससी की लेवल पे जो 2 ईयर प्रोग्राम है बीएससी का, उसकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको पढ़िए। फिर आप चले जाइए हायर लेवल पे, एमएससी, एमफिल। लेकिन ये याद रख लें कि रिटन टेस्ट में ज़्यादा फोकस, ज़्यादा क्वेश्चन आपके इन लेवल को टच करते हैं, एफएससी, ए लेवल और बीएससी। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है कि जब आपने पढ़ना शुरू करना है तो रैंडम नहीं पढ़ना, आपने एक सीक्वेंस बनाइए। आप यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सपोज़ मैं बायोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ और आप इस रूल को फिज़िक्स, केमिस्ट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
आप अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप एफएससी की बुक्स में देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बातें लिखी हैं। फिर आप ए लेवल की बुक को खंगालिए, फिर आप बीएससी लेवल की बुक्स पे चले जाएं, फिर आप हायर लेवल पे जाएं। अब सिर्फ एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का आपके पास पूरा एक सीक्वेंस ऑफ नॉलेज आ गया है। बड़े बेसिक नॉलेज से आप हाई लेवल के नॉलेज की तरफ मूव किए हैं, तो आपका स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। फिर आप इस रीडिंग मटेरियल को थोड़ा और एनहांस करें। आप रिसर्च पेपर के लेवल पे भी जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स के लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन होना यही सीक्वेंस चाहिए आपका कि बेसिक से स्टार्ट लेंगे आप और हायर लेवल की तरफ आप मूव करेंगे। तो पहले की निस्बत आपके बेसिक नॉलेज में एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया, आपका बेसिक नॉलेज इम्प्रूव हो गया। उसके बाद आप सेकंड स्ट्रेटेजी पे आ जाइए, डिस्कशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। वो समझते हैं कि शायद सारी चीज़ ये ठीक है कि बुनियादी चीज़ है कि रीडिंग होनी चाहिए, आपका नॉलेज पूल होना चाहिए, लेकिन उसमें एनहांसमेंट में बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल किसने प्ले करना है, बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज किसने होना है, डिस्कशन है। अपने सब्जेक्ट के हवाले से लोगों से डिस्कस करें। किन लोगों से? पहला लेवल ये है कि आप पीयर डिस्कशन करें। पीयर वो लोग होते हैं जो आपके एज फेलो होते हैं, आपके सब्जेक्ट फेलो होते हैं, जिन लोगों की इंटरेस्ट सेम होती हैं, जिनके मकसद एक जैसे होते हैं। यानी जो लोग बायोलॉजी के लेक्चर बनना चाहते हैं वो आपस में क्या हैं, पीयर। अब ये पीयर आपके इर्द गिर्द कहाँ पे अवेलेबल हैं? आपके क्लास फेलोज, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। पीपीएससी एस्पिरेंट्स जो पीपीएससी के एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं, आपके कॉलीग, आपकी वर्किंग प्लेस पे जो आपके सब्जेक्ट फेलोज हैं वो आपके पीयर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस ग्लोबलाइजेशन जो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, आईटी ने जो चेंजेस बर्पा की हैं, जो इनकलाब बर्पा किया है, तो सोशल मीडिया पे सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। स्पेशली फेसबुक पर अगर आप देखें कि केमिस्ट्री लेक्चर्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बायोलॉजी के लिए अलग बना हुआ है, फिजिक्स अलग बना हुआ है। तो ऐसे बड़े अच्छे ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का कंटेंट डिस्कस हो रहा हो और आपको नत नई चीज़ें पता चलें और आपके नॉलेज पूल में इजाफा हो। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन पे जाएंगे अपने सीनियर्स के साथ, जो आपके सब्जेक्ट के सीनियर्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट के आपके टीचर्स हैं, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। अगर जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के माहिर अफराद तो मौजूद होंगे, आपके सीनियर मौजूद होंगे, उनके साथ गाहे बगाहे वक्तन फ़क्तन आप डिस्कशन किया करें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। और नॉलेज पूल में इजाफे का सबसे बेहतरीन तरीका मेरी राय के मुताबिक वो है टीच एंड टीच। पढ़ाइए। जो कंसेप्ट्स में इम्प्रूवमेंट टीचिंग से आती है वो शायद रीडिंग और डिस्कशन से भी नहीं आती, क्योंकि जब आपने किसी क्लास को टीच करना है, आपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आप उस टॉपिक का पूरा बैकग्राउंड नॉलेज और अपग्रेडेड नॉलेज साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होता है कि क्लास की तरफ से इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप फुली प्रिपेयर्ड होते हैं। और ये टीचिंग के लिए, लेक्चर के लिए जो आप फुली प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं, यही असल में आपकी कामयाबी बनती है, यही आपके कंसेप्ट्स को निखारती है। और फिर लेक्चर के बाद जब लेक्चर टीच कर लेते हैं, आप और स्टूडेंट्स के दरमियान जो मुबाहसा चलता है, जो मकालमा चलता है, जो डिस्कशन होती है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ये सोने पे सुहागा साबित होता है। आपके नॉलेज पूल में प्लस 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 ऐड होते चले जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ मेथड से आपका नॉलेज पूल डेवलप हो गया। अब इस नॉलेज पूल की प्रैक्टिस करें। और आप जानते हैं कि पीपीएससी में पेपर आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, क्विज टाइप होगा। तो आप सोचें कि जो आपने नॉलेज गेन किया है, नॉलेज पूल डेवलप किया है टॉपिक वाइज, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यू डाटा कहाँ से आएगा? और यहाँ पे एक और गलती जो आप करते हैं, आप फर्स्ट हैंड ही किस पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं? की बुक्स के ऊपर, जो टोटली रॉन्ग अप्रोच है। ये दुरुस्त अप्रोच नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड पे ही मार्केट में अवेलेबल एमसीक्यू बुक्स या की बुक्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सबसे फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव, बी योर ओन टीचर। अपने साथ खुद बन जाइए। टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़िए,
और फिर उसमें से खुद डिसाइड कीजिए कि अगर आप टीचर हों, आप किसी का एग्ज़ाम लेना चाहें तो इस टॉपिक में से आप क्या MCQs बनाएंगे। और यकीन मानिए ये इतना इफेक्टिव मेथड है जिसका कोई नमूल बदल नहीं है। बिल्कुल ये तीर निशाने पे लगता है। जैसे जो बायोलॉजी के लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके मुताबिक आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ लाइपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर। इस डेफिनेशन में से आप बताएं कि आप क्या MCQ क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप क्या MCQ क्रिएट कर सकते हैं। पहली एग्जांपल ज़रा सुनिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी है, तो खुद ही तो डेफिनेशन में फरमाया आपने कि लाइपिड और प्रोटीन। फिर सेकंड MCQ आप क्या क्रिएट कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये सिंगल लेयर है, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो अभी तो डेफिनेशन में हमने बताया कि डबल लेयर है, बाई लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। फिर एक और MCQ सुनिए कि प्रोटीन लिपिड लेयर पे मौजूद है या लिपिड प्रोटीन लेयर पे मौजूद है। तो डेफिनेशन में बड़ा क्लियर है कि प्रोटीन लिपिड लेयर के ऊपर प्रेजेंट है। फिर एक और MCQ कि प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर वो किस तरह की है। क्या प्रोटीन की अरेंजमेंट कंटिन्यूस है? नहीं, आपने कहा मोज़ेक मैनर में है, स्कैटर्ड हैं। मेम्ब्रेन के ऊपर कोई प्रोटीन यहाँ पे लगी है, कोई यहाँ पे लगी है, कोई यहाँ पे लगी, कोई यहाँ पे लगी है, आफ्टर इंटरवल्स। तो देखिए एक डेफिनेशन में से आप 4, 5, 6 किस्म के MCQ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो लोग TPSC की मंजिल हासिल करना चाहते हैं वो अपने टीचर खुद बन जाएं। बी क्रिएटिव, किसी पे मत डिपेंड करें। अगर की बुक फॉलो करनी ही है, इसके बगैर हमारी तसल्ली नहीं होती, तो उसको लास्ट प्रायोरिटी पे ले जाएं। वो आपकी आखिरी तरजीह होनी चाहिए। पहली तरजीह आपकी क्या हो कि आपके पास आपका अपना MCQ डाटा मौजूद होना चाहिए, जो आपने खुद इनोवेट किया है, जो आपने खुद क्रिएट किया है। उसके बाद जो मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चन बैंक्स हैं, MCQ क्वेश्चन बैंक है, उससे फॉलो करें, उससे प्रैक्टिस करें। अब वो कौन से क्वेश्चन बैंक है? सबसे पहले जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के आपके सब्जेक्ट के पास्ट पेपर हैं वो सॉल्व करें, उनमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो MD CAT या E-CAT के एंट्री टेस्ट होते हैं जिन यूनिवर्सिटी के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इसमें NTS भी आप ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट GRE टेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। उनके जो पास्ट पेपर अवेलेबल हैं और जो आपको इंटरनेट पे बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद PPSC के अगर इंटरनेट पे कोई पास्ट पेपर अवेलेबल हैं तो उसको आप फॉलो कीजिए। अब फिर इससे अगला लेवल ये है कि क्वेश्चन बैंक आप वो फॉलो करें जो अथेंटिक हो। ये भी अथेंटिक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये अथेंटिक नहीं है, बहुत अथेंटिक है। उसके बाद बजाय कि आप मार्केट में अवेलेबल लोकल पब्लिशिंग MCQ बुक्स उठाएं जिसमें लातादाद गलतियां हैं, जिसमें कंसेप्ट्स की धज्जियां उड़ी होती हैं, मत फॉलो करें उनको। उसकी जगह आप इंटरनेशनल लेवल की जो MCQ बुक्स हैं उसको फॉलो करें। बल्कि इसमें आप जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज़ आपको अवेलेबल होते हैं। जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल पब्लिशिंग कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे भी आपको ये क्विज़ और MCQ प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। तो यकीन कीजिए अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं तो लेक्चरशिप की मंजिल आपसे दूर नहीं है। समरी के तौर पे मैं गाइड कर दूं, रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। आप एक सीक्वेंस मेंटेन करें कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, अपने वीक एरिया पे फोकस करें। देखिए जो आपके वीक एरियाज़ हैं ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे जो बायोलॉजी के लोग हैं, ज़ूलॉजी के लोग हैं, उनमें से एक कैटेगरी वो लोग होते हैं जो जेनेटिक्स वाले पोर्शन में थोड़े वीक होते हैं। जहाँ पे जेनेटिक्स के MCQs आते हैं परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वीक होते हैं। तो जो वीक एरिया जब तक आप अपना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए पहला मरहला क्या है, आपको अपनी डेफिशिएंसी का पता हो। सीक्वेंस मेंटेन किया, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके उसको बेहतर करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ।
और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनल, जब आप ये सारे मराहल तय कर लें तो फिर अपने पीयर से मिलकर अपने ग्रुप्स में मॉक टेस्ट आप अरेंज करें, बिल्कुल उस नौइयत के टेस्ट, उस पैटर्न के टेस्ट जिसका सामना आपको पीपीएससी के एग्ज़ाम में करना है। इसके लिए आप आपस में ग्रुप बना लें और एक दूसरे के क्रिएटेड एमसीक्यूज़ शेयर करें, म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग का फार्मूला यहाँ पे बहुत असरअंदाज साबित होने वाला है। वो कहते हैं ना कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, और ये यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग पे ये बात बिल्कुल सादिक साबित होती है, बिल्कुल सच साबित होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक साबित होती है। या फिर आपके एरिया में जो बायोलॉजी के आपके सब्जेक्ट के सीनियर टीचर अवेलेबल हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, या जो आपके रीजन में कोई लोग ये काम, कोई एकेडमी से ये काम जो है फ़ी लेकर करते हैं, तो डजंट मैटर, आप उनके साथ रब्ता कीजिए और उनके साथ अपने मॉक टेस्ट अरेंज करें। अब ये मॉक टेस्ट जितनी दफ़ा आप इसमें से गो थ्रू होंगे, आप उतने ही कदम लेक्चरशिप के गोल के करीब हैं, आप अपनी अचीवमेंट के उतना ही करीब हैं। बी डिटरमेंट, क्लियर रहें, कंसेप्ट इंप्रूव करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ये मंजिल आपसे दूर नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।